हेलो एवरीवन, दिस इज़ बाबू स्नेही एंड आज हम 11th जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से यूज़ करके हम हमारी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं पहले ही न्यूज़ से। सुप्रीम कोर्ट स्टेज जीएसटी नोटिस टू ऑनलाइन गैम्बलिंग कंपनीज। कुछ टाइम से ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा डिबेट होती है, जहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि ऑनलाइन गेमिंग जो कंपनीज़ हैं या ऑनलाइन गेमिंग जो वेबसाइट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, क्या इनको गैम्बलिंग की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए या फिर इनको स्किल की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी ऐप्स ऐसी है जो आपको भी पता है, जिसमें गैम्बलिंग एंड स्किल दोनों इन्वॉल्व होती है। कुछ ऐप्स में गैम्बलिंग का जो एलिमेंट है वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि इनको किस कैटेगरी में रखा जाए? और उसका रीज़न है कि अगर इनको हम गैम्बलिंग की कैटेगरी में रखते हैं, तो यहाँ पे जीएसटी जो है वो हायर लगता है इन कंपनीज़ की ओवरऑल अर्निंग्स पे, और वो 28% की कैटेगरी में आता है, क्योंकि 28% के कैटेगरी के अंदर गैम्बलिंग एंड बैटिंग आता है। लेकिन अगर हम इनको गेम ऑफ स्किल की कैटेगरी में रखते हैं, तो गेम ऑफ स्किल जो है वो अभी फ़िलहाल 18% जीएसटी की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा कंटेंशन क्यों है, कि देख सकते हो 28% से 18% बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बहुत सारी जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉबी करती हैं, उन्होंने उन्होंने ग्रुप्स बना रखे हैं और वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, ताकि उनको स्किल का नाम मिलके 18% में रखा जाए। लेकिन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है बार बार कि गैम्बलिंग भी इन्वॉल्व है, तो हम आपको 28% की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ये जो डिबेट है बहुत टाइम से चल रही है, जब से इंडिया में एक डिजिटल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, स्पेशली रिसेंटली 2010s के अंदर, जहाँ पे इंटरनेट बहुत ज़्यादा चीप हो गया। तो अब हुआ क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक शो कॉज नोटिस पेश किया था इन ऑनलाइन गैम्बलिंग कंपनीज को, ये पूछने के लिए कि बताओ कि आप की जो कंपनीज है वो 28% की जगह 18 ही क्यों पे करना चाहते हैं, हम 28% क्यों ना लें आपसे। मतलब गवर्नमेंट बोल रही है ऑनलाइन गेमिंग कंपनी से कि आप ये 18% ही देना चाहते हो हमें, लेकिन गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज 28% दें। और गवर्नमेंट ने क्वेश्चन पूछा है इन कंपनी से कि आप हमें लिख के पूरा प्रूफ दो कि आप स्किल बेस्ड ही हो, गैम्बलिंग बेस्ड नहीं हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, इस गवर्नमेंट के शो कॉज नोटिस पर स्टे लगा दिया, मतलब उसको रोक दिया। तो यहाँ पे ये एक थोड़ा सा कंटेंशन का इशू बन चुका है, और ये जो डिस्प्यूट है ये जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी के इंटेंशन पर ही है। बाय द वे, इस टाइप की न्यूज़ आपको काफ़ी हेल्प करती है प्रीलिम्स में रैंडम क्वेश्चन आने में और मेंस में भी। लेकिन मेंस में अगर क्वेश्चन आया कि जीएसटी के बेनिफिट्स और जीएसटी में जो इश्यूज़ हैं वो क्या क्या है, तो यहाँ पे आप एक इशू इसको मेंशन कर सकते हो, क्योंकि इससे आपको पता चल रहा है कि जीएसटी की इंटरप्रिटेशन काफ़ी डिफिकल्ट है। बहुत सारे लोग जीएसटी की इंटरप्रिटेशन अलग से करके जीएसटी को अवॉइड करते हैं और टैक्स अवॉइडेंस करते हैं। फाइन, तो यहाँ पे आप एक चैलेंज में डाल सकते हो जीएसटी के, कि इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जो गवर्नमेंट ने ये शोकेस नोटिस इशू करा था, और वो पूछ रही थी इन गैम्बलिंग कंपनी से या गेमिंग कंपनी से कि वो ये जो टोटल 1.12 लाख करोड़ जीएसटी एक्स्ट्रा उनको पे करना था, वो क्यों नहीं पे करना चाहती। बस यही एक न्यूज़ थी। इससे हमें और भी सारी चीज़ें प्रीलिम्स और मेंस के लिए पता चलती है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस की तरफ। 3 मिलियन सूडान चिल्ड्रन फेसिंग अक्यूट माल न्यूट्रिशन। और जो यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है यूनिसेफ, उन्होंने ये पर्टिकुलर जो डेटा है वो दिया है। सो माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि प्रॉपर ना होना न्यूट्रिशन प्रॉपर ना होना। और बाय द वे, माल न्यूट्रिशन में दोनों आ जाता है। अंडर न्यूट्रिशन भी मॉल न्यूट्रिशन का पार्ट है, एंड ओवर न्यूट्रिशन भी मॉल न्यूट्रिशन का पार्ट है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया में भी फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो मॉल न्यूट्रिशन है कुछ हद तक, और ज़्यादातर अंडर न्यूट्रिशन है। लेकिन इंडिया में कुछ बड़ी सिटीज़ में लोगों को मॉल न्यूट्रिशन है और वो ओवर न्यूट्रिशन है, कि जो बहुत सारे लोग ओबीस हैं और उनका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो एक लिमिट से ज़्यादा है। तो फिर जब इस कैटेगरी में लोग आते हैं तो उनको लाइफस्टाइल डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बेसिकली जिसमें डायबिटीज़, देन डिफरेंट हार्ट कंडीशन ये इन्वॉल्व होती है।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मॉल न्यूट्रिशन के अंदर अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन दोनों आते हैं। बट ऑब्वियसली जब हम सूडान के केस में मॉल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो मेनली हमारा फोकस अंडर न्यूट्रिशन पर है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा है दे आर फेसिंग अक्यूट मॉल न्यूट्रिशन। अब मॉल न्यूट्रिशन दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है अक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक। अक्यूट माल न्यूट्रिशन वो होता है जो कि बहुत ही फास्ट हो जाता है, जल्दी से हो जाता है, कि सपोज कुछ हफ्तों तक खाना नहीं मिला तो जो उसकी बॉडी है उसको खाना कम मिलने का इफेक्ट फील होना चालू हो गया, तो ये होता है अक्यूट माल न्यूट्रिशन। क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन होता है जो कि बहुत टाइम तक लेस न्यूट्रिशन के कारण होता है लेकिन वो रहता भी बहुत टाइम तक है। ठीक है, अक्यूट माल न्यूट्रिशन जल्दी से होता है और इस यहाँ पे अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए तो जल्दी से चला भी जाएगा। क्रॉनिक मॉल न्यूट्रिशन वो होता है जहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी सालों तक रहती है और उसके कारण जब ये मॉल न्यूट्रिशन होता है तो क्रॉनिक मॉल न्यूट्रिशन से तो निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है। मतलब बहुत सालों तक किसी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तब उसकी बॉडी उसी तरह से बन गई है कि आप उसको न्यूट्रिशन देंगे भी तब भी शायद वो रिस्पॉन्ड ना करे उस न्यूट्रिशन के लिए। तो ये एक बेसिक न्यूज़ थी जो आपको पता होना चाहिए था। अब क्योंकि सूडान प्लेसेस इन न्यूज़ का पार्ट बन चुका है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसकी लोकेशन को भी डिस्कस करें। तो सूडान एक ऐसी कंट्री है जो आप देख सकते हो अफ्रीका के अंदर एग्जिस्ट करती है, सॉर्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के अंदर ही आता है। एंड सूडान की जो बॉर्डर है वो लैंड बॉर्डर भी बनाता है और सी बॉर्डर भी बनाता है। स्पेशली यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड सी के साथ सूडान एक बॉर्डर बनाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा सूडान के नॉर्थ में है इजिप्ट, देन सूडान के नॉर्थ वेस्ट में है लिबिया, वेस्ट में है चैड, देन साउथ वेस्ट में है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान के साउथ में है साउथ सूडान। तो पहले सूडान और साउथ सूडान दोनों एक ही कंट्री थी। उसके बाद अर्ली 21st सेंचुरी में बहुत यहाँ पे वॉर चला जिसके बाद साउथ सूडान सूडान से अलग हो गया। देन सूडान सूडान के नॉर्थ सूडान के साउथ ईस्ट में है इथियोपिया और सूडान के ईस्ट में है एरिट्रिया। ये सारी कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए एंड ये तो बेसिक ज्योग्राफी का ही पार्ट है। अब क्योंकि सूडान प्लेसेस इन न्यूज़ है तो हो सकता है इसके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ है वो आपसे पूछ ली जाए। इन जनरल जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिफरेंट एग्जामिनेशन में आते हैं तो वो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो नेबरिंग कंट्रीज पूछ सकते हैं, इक्वेटर के ऊपर ऊपर फिर ओवरऑल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, केप्रिकॉन है, उनके ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। फाइन। अब एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक डिटेल है जो आपको ध्यान रखनी है। जो आपको यहाँ पे एक रिवर दिख रही होगी, नाइल रिवर, और हमें पता है कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर मानी जाती है। तो नाइल रिवर देखो, ये इजिप्ट जो है ना नाइल रिवर के लिए ज़्यादा फेमस है, लेकिन देखो नाइल रिवर तो सूडान से भी फ्लो करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे दो नाम और दिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ब्लू नाइल और यहाँ पे लिखा है वाइट नाइल। ठीक है, तो मतलब वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल दोनों मिलते हैं सूडान के अंदर। उसके बाद ये नाइल रिवर बनती है जो कि फिर एंटर करती है ऊपर इजिप्ट में, नॉर्थ की साइड इजिप्ट में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो जो ब्लू नाइल है वो आ रही है एथियोपिया से और जो वाइट नाइल है वो आ रही है साउथ सूडान से। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, इन पर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे से। और नाइल रिवर तो क्योंकि बहुत फेमस रिवर है इन जनरल, तो उसके ओरिजिन के बारे में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और फिलहाल ये और भी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है पिछले 10 सालों से, क्योंकि एथियोपिया यहाँ पे एक डैम बनाने जा रहा है। अगर इथियोपिया यहाँ पे एक डैम बनाता है तो क्या होगा, जो नाइल रिवर है उसमें वाटर की थोड़ी सी कमी हो जाएगी, जिसके कारण सूडान और इजिप्ट को फ्यूचर में पानी की कमी फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये न्यूज़ थी, इससे बहुत सारी चीज़ें हमें जानने का मौका मिला। न्यूज़ पर जहाँ पे एक थोड़ा सा कंसर्निंग डेटा आया है, हमें पता चला है कि 2024 आज तक का सबसे ज़्यादा वार्म ईयर था। आज तक का सबसे ज़्यादा वार्म या गर्म ईयर है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एक बेसिक चीज़, बेसिक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो शायद आपको ऑलरेडी पता हो, कि नेचुरली जो अर्थ है ना उसका टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। नेचुरली भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़, तो अर्थ का टेम्परेचर ना नेचुरली ऐसे बढ़ता, टेक्निकली ऐसे बढ़ना चाहिए था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ह्यूमंस ने इतना ज़्यादा कार्बन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एयर में छोड़ दिया है। मतलब ये कार्बन कहाँ था, ये अर्थ के अंदर पैक था, अर्थ के अंदर पैक था। कोल हो गया, मीथेन हो गया, CH4 हो गया और डिफरेंट डिफरेंट कार्बन प्रोडक्ट्स, इस क्रूड ऑयल, ये सब अर्थ के अंदर पैक्ड था। हमने पिछले 100-200 सालों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान क्या करा, इस सारे मतलब इस
कार्बन जो अर्थ के अंदर ही स्टोर था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमने एनवायरनमेंट में छोड़ दिया। तो क्या हो गया, तुरंत चीज़ें बदली। एंड दैट इज़ वाई जो नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी, अब वैसी ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही। अब ग्लोबल वार्मिंग का ग्राफ है ये। तो टेक्निकली जो टेम्परेचर है ना, वो ऐसे बढ़ना था, लेकिन वो बढ़ ऐसे रहा है, इतनी तेजी से एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो राइज है ना ग्लोबल वार्मिंग का, ये खतरनाक है और इसी की हम बात करते हैं। और इसी को आप बोलते हो एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो चीज ह्यूमंस ने कॉज करी है। यहाँ पे टर्म जो एंथ्रो है, ये ह्यूमन से रिलेटेड है, कि ह्यूमंस ने जो कॉज करी है ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज, उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग। और जो नेचुरली हो ही रही है, उसको हम नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। लेकिन नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग अगर होती, तब तो, अगर सिर्फ वही हो रही होती, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज होता जा रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब क्या हुआ है, हमारे कारण जो 2024 है, वो ऑब्वियसली वर्ल्ड का सबसे वार्मेस्ट ईयर अब बन चुका है। और ये टेम्परेचर डेटा अभी रिसेंटली कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ने इसको लॉन्च कराया। तो ये नाम आपको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि 2024 जो है वो सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट ईयर था। अब इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए 2015 में, एक्चुअली इससे पहले ही बहुत सारे काम चल रहे थे, बट 2015 में डिसाइड करा गया कि हमारा एक एम है। हमारा एक एम ये है कि देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो टेम्परेचर हुआ करते थे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर। काफ़ी सिंपल नाम है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो टेम्परेचर, वो प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर, सिंपल। तो जो प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर थे ना, ग्लोबल टेम्परेचर, जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर था, वो जितना भी था 21st सेंचुरी के खत्म होने तक, मतलब 2100 तक, 21st सेंचुरी के खत्म होने तक मतलब 2100 तक, हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो राइज हो रहा है ना इस टेम्परेचर से, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा राइज ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा तो ये 2 डिग्री सेल्सियस राइज हो। ठीक है, तो मतलब मान लेते हैं अगर 10 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर था पूरे अर्थ का, तो 21st सेंचुरी तक हमारा एम होता कि ये जो 10 डिग्री सेल्सियस है, 2100 तक ये सिर्फ 11.5 रहे, या ज़्यादा से ज़्यादा ये 12 डिग्री सेल्सियस ही हो एवरेज टेम्परेचर। ऑब्वियसली 10 डिग्री सेल्सियस नहीं था, ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे नंबर दिया। आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो नंबर्स है ना, कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज तक 21st सेंचुरी के खत्म होने तक टेम्परेचर को रोकना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री तक हम इसको राइज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो नंबर 2015 में डिसाइड हुए थे पेरिस क्लाइमेट डील के दौरान। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ हुआ क्या है, 2024 वर्ल्ड का पहला ऐसा साल है जिसका जो टेम्परेचर था वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री ज़्यादा है। मतलब हम क्या सोच रहे थे कि 21वीं सदी के एंड तक जो राइज है वो 1.5 डिग्री हो, लेकिन 2024 का जो एवरेज टेम्परेचर था वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ऑलरेडी 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो जो हम 100 साल की बात कर रहे थे, वो 24 साल में ही शायद हमने क्रॉस कर लिया है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है। ऐसे फैक्ट्स जब भी आते हैं आपके पास, तो प्रीलिम्स में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और मेंस में आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए। जो एनुअल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन जनरल होती है यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने अग्री किया था, जो मैंने आपको बताया, कि हम कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम रोक दें। जो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड था, 1850 1900 तक जो टेम्परेचर हमारे पास थे, एक्चुअली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ना इससे पहले से चल रहा है, लेकिन ये एक कुछ ऐसे साल है जिसके बाद से हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड करना चालू करा है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो 1850 से पहले से चल रहा है, लेकिन ये ऐसे कुछ साल है जहाँ पे हमने टेम्परेचर रिकॉर्डिंग चालू करी प्रॉपरली। उसके पहले का हमारे पास डेटा भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो द थिंग इज कि हमारा एम था कि 1.5 डिग्री तक हम रोक लेंगे। जो टेम्परेचर इस टाइम रहा होगा एवरेज, उससे जितना बड़ा टेम्परेचर, वो जो राइज है, वो जो इंक्रीज है, वो सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस हो। ये हमारा एम था, लेकिन 2024 में ही 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो ब्रीच हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 25 में अगला जो टेम्परेचर आएगा वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वापस नीचे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि ये जो 1.5 सेल्सियस ब्रीच हो गया, ये इतना, ऑब्वियसली ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी आ गई, क्योंकि अगले 10 साल हो सकता है जो टेम्परेचर राइज है वो 1.5 डिग्री से कम रहे, ऐसा भी हो सकता है। बट ये 2024 का जो डेटा है, ये डेफिनेटली एक सिग्नल है कि हम शायद
क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन करने में अभी काफ़ी पीछे है, ठीक है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक हम शायद अब पहुंच गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सो वाइल देयर मे बी अ ईयर ऑफ वल्नरेबिलिटी, और ये बोला जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट ने कि देखो 2023 या 2024 से जो एल नीनो है वो चल रहा है। एल नीनो में क्या होता है कि जो पैसिफिक ओशन है वो थोड़ा सा वार्म होता है, ठीक है। वार्म होता है पैसिफिक ओशन अपने ईस्टर्न साइड में। तो नॉर्मली तो वैसे तो पैसिफिक ओशन अपने वेस्टर्न साइड में ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन एल नीनो के दौरान ये पूरा उल्टा हो जाता है, और एल नीनो के दौरान पैसिफिक ओशन अपने ईस्टर्न साइड में ज़्यादा गर्म होता है। तो माना जा रहा है कि देखो 2023 से 2024 में एल नीनो की कंडीशंस थी, ठीक है। कहीं कहीं वॉल्केनिक इरप्शन हो गए, जिस तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण टेम्परेचर ऊपर नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 24 में अगर क्रॉस हो गया तो मतलब अब यही है कि हम ऑलरेडी 1.5 क्रॉस कर चुके हैं, तो अब जो हमारा पूरा एफर्ट है वो खराब हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ ईयर ऊपर नीचे होंगे ही, बट डेफिनेटली ये सिग्नल अच्छी अच्छे डायरेक्शन में नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो जो एवरेज टेम्परेचर था 2024 का, ठीक है, वो था 15.1 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरेज टेम्परेचर 15.1 डिग्री सेल्सियस था। तो आप ये मान सकते हो कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का टेम्परेचर है वो अराउंड 13.5 रहा होगा, 13.5 से 13.6 के अराउंड वो रहा होगा, ठीक है। तो जो एवरेज एक साल का पूरी अर्थ का टेम्परेचर था प्री इंडस्ट्रियल लेवल में वो इतने के अराउंड था, और अभी वो हो चुका है 15.1 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर। तो ये कुछ डिटेल्स है आपको ध्यान रखनी है। ये वार्मेस्ट ईयर है हमारे रिकॉर्ड में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 1850 से पहले हमने ढंग से टेम्परेचर को रिकॉर्ड नहीं करा था, ठीक है। एंड ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो 2023 था वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वार्म था, मतलब 2023 आज तक का सबसे गर्म ईयर था, और 2024 2023 से भी ज़्यादा गर्म है, तो 2024 भी सबसे वार्मेस्ट ईयर है, ठीक है। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो एनुअल सी सरफेस टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर मतलब जो ओशन है या बड़े बड़े समुद्र हैं उनकी जो सरफेस लेयर है ना वो काफ़ी गर्म होती है, दो कारणों की वजह से। एक तो सनलाइट को वो एब्जॉर्ब करती है और सन की हीट वहाँ पे होती है। दूसरा, जो जब ओवरऑल जो एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्योंकि एयर सी सरफेस के काफ़ी कांटेक्ट में है तो सी सरफेस का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो सी सरफेस टेम्परेचर है ना एक्स्ट्रा पोलर ओशन का, एक्स्ट्रा पोलर ओशन क्या होता है? देखो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये जो टर्म है बहुत ही सिंपल है। एक्स्ट्रा पोलर टेम्परेचर का सिंपल सा मतलब है, अगर ये अर्थ है और आपने दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ओशंस को एक्सक्लूड कर दिया, तो बीच में जो ओशन बचा इसको आप एक्स्ट्रा पोलर ओशन बोलते हो, ठीक है। जो नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे ओशन है आप उसको बोलते हो पोलर ओशन, और जो बचा हुआ पूरा रीजन है बीच का उसको आप बोलते हो एक्स्ट्रा पोलर ओशन, ठीक है। तो जो सी सरफेस टेम्परेचर एक्स्ट्रा पोलर ओशन का वो 20.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा नंबर है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये नंबर, क्योंकि देखो ओशियन के ऊपर क्वेश्चन आएगा मेंस में, तब ये डेटा अगर आप लिखोगे तो आपको फायदा होगा, और ये वाला डेटा, ये दोनों आप एटलीस्ट याद रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमंग द रीजंस फॉर रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर वॉज एल नीनो, जो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा मतलब 2023 से वो अब तक चले आ रहा है, इसलिए ये टेम्परेचर शायद काफ़ी बढ़ चुका है, बट ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। देखो एक और चीज़ है, जब एंथ्रोपोजेनिक जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो ऐसे जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि हम कुछ भी करके क्लाइमेट चेंज को स्टॉप कर सकते हैं? आंसर है नो। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हम उसको सिर्फ स्लो डाउन कर सकते हैं, बस सिर्फ यही हम कर सकते हैं। जो टेम्परेचर राइज हुआ है वो तो होगा ही, फिर भी हमने सोचा चलो जितनी तेजी से टेम्परेचर राइज हो रहा है कम से कम उसको हम स्लो तो करें, बट ये नया डेटा इज नॉट अ गुड न्यूज़। इनफैक्ट पिछले जो 10 साल थे, लास्ट 10 ईयर्स जो रहे ना, 2014 से 2024, ये आज तक के सबसे वार्मेस्ट 10 साल रहे हैं, आज तक के सबसे वार्मेस्ट। ऑब्वियसली 2024 सबसे गर्म साल है, 2023 वर्ल्ड का दूसरा सबसे गर्म साल है। तो these are the things which is happening. Next, Delhi's per capita income third highest after Goa and Sikkim. अभी रिसेंटली एक स्टडी करी गई इंडिपेंडेंट और गवर्नमेंट की मिक्स्ड स्टडी, जिससे पता चला है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो गोवा और सिक्किम टॉप 2 में आते हैं, उसके बाद दिल्ली नंबर 3rd पे है। ऑब्वियसली यहाँ पे दिल्ली तो एक यूनियन टेरिटरी है, गोवा और सिक्किम स्टेट्स हैं, तो कंपेयर यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी को करके ही यहाँ पे मैंने मेंशन करा है। उसके अलावा जो पर कैपिटा इनकम है इसका क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, जितनी जीडीपी है हमारी उसको हम डिवाइड करते हैं जितनी हमारी पॉपुलेशन है, और उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाती है। अब जीडीपी भी मल्टीपल टाइप्स की होती है,
जीडीपी के मल्टीपल वर्जन होते हैं जिसको आप जीएनपी भी बोलते हो, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स वगैरह। अब ये सारी चीज़ें तो स्टैटिक का पोर्शन है थोड़ा, बट आप इतना ध्यान रख सकते हो कि ओवरऑल जितनी हमारी नेशनल इनकम है, जीडीपी को कभी कभी नेशनल इनकम भी बोला जाता है, तो जितनी हमारी नेशनल इनकम है उसको हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारी पर कैपिटा इनकम आ जाती है, ठीक है। तो पूरे इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है? पूरे इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1.84 लाख है। मतलब हर इंसान इंडिया का एक साल में 1.84 लाख रुपीस कमा रहा है एनुअली, ठीक है। एनुअली एक इंसान पूरे साल में 1.84 लाख रुपए कमा रहा है। बट अब ऐसा तो नहीं है ना, हर कोई एनुअली 1.84 लाख तो नहीं कमा रहा। कुछ लोग हर साल 40,000 रुपये कमा रहे होंगे, कुछ लोग हर साल 4 करोड़ रुपए कमा रहे होंगे। तो इन सबको एवरेज आउट करके ये फिगर आता है, ठीक है। जो दिल्ली है वो नंबर 3 पर है और उसका जो टोटल नेशनल पर कैपिटा इनकम है वो 4.6 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि नेशनल इनकम से के डबल से भी वो ज़्यादा है, राइट। और जो टॉप 2 है वो गोवा और सिक्किम है, इतना आपको ध्यान रखना है। पर कैपिटा इनकम कितनी तेजी से बढ़ा है? ये बढ़ा है 7.4% की ग्रोथ से। तो ग्रोथ कितनी है पर कैपिटा इनकम की? 7.4%। आई विल रिकमेंड कि ये फिगर आप थोड़ा याद रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा का भी फिगर दिल्ली की याद रखने की जरूरत नहीं है। इंडिया का जो ओवरऑल नेशनल पर कैपिटा इनकम है ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि मेंस में काफ़ी हेल्प मिलती है। और जिस टाइप से वो ग्रो हो रहा है ये ग्रोथ रेट भी आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, कहीं आपसे प्रीलिम्स में भी इन चीज़ों को पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्लीज चैलेंजिंग लॉ ऑन विमेंस रिजर्वेशन। सी रिसेंटली क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ या फिर एक बिल पार्लियामेंट में पास कराया था, जो कि पास होने के बाद एक्ट बन गया है, ठीक है। और ये कोई ऑर्डिनरी बिल नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने वाला एक्ट था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ये पास हो गया और इसका एम ये था कि इंडिया में जो लोकसभा है और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ पे विमेन के लिए जो सीट्स हैं उनमें 33% रिजर्वेशन हो। ये एक पर्टिकुलर एक्ट था जो कि रिसेंटली पास हुआ है। देखो, इंडिया के अंदर जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उनके अंदर तो ऑलरेडी जो पंचायत्स हैं या पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जैसे म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्सेट्रा, यहाँ पे तो ऑलरेडी विमेन के लिए 33% रिजर्वेशन ऑलरेडी था। लेकिन लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में ये चीज़ें नहीं थी, तो अब इस एक्ट को पास करके इनको यहाँ पर भी इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। तो ये बेसिक न्यूज़ थी। अब हुआ क्या, कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को चैलेंज करा। इसलिए चैलेंज नहीं करा कि उनको अच्छा नहीं लगा कि वुमेन के लिए रिजर्वेशन दे दी, किसी और रीज़न से चैलेंज करा। अब वो देखते हैं रीज़न क्या है। उसके पहले ये आपको बताना चाहिए कि ये जो एक्ट था ये 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। ये नंबर भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइन। तो यहाँ पे बोला क्या है, यहाँ पे इस एक्ट के अंदर लिखा है। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है ये कब से लागू होगा, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन है एक्चुअली। एक्ट के अंदर ये लिखा है कि पहले एक सेंसस होगा, फ्रेश सेंसस होगा। अगला सेंसस 2000 सॉरी अगला जो सेंसस है वो 2021 में होना था। हमारे पास जो अभी सेंसस का डेटा है वो 2011 का ही पड़ा है अभी। तो पहली बात तो 2021 में सेंसस होना था, लेकिन वो डिले हो गया है कोविड-19 के कारण, फाइन। एक और चीज़, तो पहले तो एक सेंसस होगा। जब सेंसस होगा तो पॉपुलेशन की जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ी बदलेगी। पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन बदलने के बाद जो पार्लियामेंट की और लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो डिफरेंट डिफरेंट सीट्स होती है ना, उनकी कॉम्पोजिशन भी बदलेगी। मतलब मान लेते हैं किसी स्टेट की पॉपुलेशन 20% थी, किसी स्टेट की पॉपुलेशन इंडिया की 10% थी, तो इनके पास रफली पार्लियामेंट में 20% सीट हुआ करती थी, इनके पास रफली पार्लियामेंट में 10% सीट हुआ करती थी। मान लेते हैं अब इतना साल बीत गया, अब इनका पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन बदल गया। इस स्टेट की पॉपुलेशन हो गई 15% पूरे इंडिया की, और इस स्टेट की पॉपुलेशन हो गई पूरे इंडिया की 18%। मान लेते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन हाइपोथेटिकली गिर गई, फाइन। तो जब पॉपुलेशन में बदलाव आ गया तो इन स्टेट्स को पार्लियामेंट में कितनी सीट्स मिली है उसमें भी तो बदलाव आना चाहिए ना। तो इसलिए पहले सेंसस होगा, सेंसस होने के बाद पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो सीट्स हैं उनमें भी बदलाव आएगा, और इसको कहते हैं डीलिमिटेशन। इसको कहते हैं डीलिमिटेशन। जब आप पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं उनको दोबारा से चेक करते हो और उनको दोबारा बदलते हो सेंसस के बेसिस पे, इस प्रोसेस को डीलिमिटेशन बोलते हैं। तो पहले सेंसस होगा, उसके बाद डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी।
तो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज 2026 के बाद होगी, ये पहले से ही डिसाइडेड है बहुत टाइम से। तो 2026 के बाद डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी। तो जो हमारा अभी सेंसस बाकी है, तो मतलब उसी टाइम वो सेंसस होगा, उसी के बाद डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी, फिर जाके कहीं ना कहीं वुमेन रिजर्वेशन आएगा। तो मतलब 2029 इलेक्शन के पहले या 2029 इलेक्शन में शायद वुमेन रिजर्वेशन देखने को मिले। लेकिन अगर ये सेंसस और डिलिमिटेशन थोड़ा और डिले होता है, तो फिर ये जो 33% रिजर्वेशन है, ये हमें शायद एक्टिवली 2034 में ही जाके मिलेगा। इसका मतलब ये है कि सेंसस और डीलिमिटेशन के कारण विमेन को आज ही रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। भाई सेंटर का अगला इलेक्शन तो 29 में है, लेकिन बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनका इलेक्शन तो चालू है ना, उनके इलेक्शन तो होते रहेंगे हर साल। तो क्यों ना उन स्टेट्स में आप विमेन का रिजर्वेशन तो लागू कर दो कम से कम। तो ये पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी कि सेंसस और डीलिमिटेशन का हम वेट कर रहे हैं, जिसके कारण जो विमेन को आर्टिकल 14 के अंदर जो राइट मिला है इक्वालिटी का, वो नहीं एक्टिव हो पा रहा है। बेसिकली पेटिशनर ये कह रहा है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना चाहता है ना, वो कर नहीं पा रहा क्योंकि हम सेंसस और डिलिमिटेशन का ही वेट करते रह जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो वो तो ज़रूरी है, उसको हम उसको तो करना ही पड़ेगा, एंड दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट ने इस पेटिशन को क्या करा, डिनाई कर दिया। तो मतलब ये जो लॉ को चैलेंज करने वाली पेटिशन थी, ये विमेन के फेवर में ही है, उनके अगेंस्ट नहीं थी। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। ऐसी न्यूज़ पढ़ने से क्या है, हमें इन एक्ट्स की, इन लॉस की थोड़ी ग्राउंड रियलिटी पता चलती है, जिससे पर्सपेक्टिव हमारा थोड़ा और ज़्यादा बेटर होता है। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। इंडियाज जर्नी सो फार ऑन AI मिलिट्री बैंडवैगन। यहाँ पे बात की जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस सिस्टम्स को क्या हम ढंग से इंटीग्रेट कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा डेंस नेटवर्क्स पे काम करता है। हमारी ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, उनका एक बहुत ही ज़्यादा डेंस नेटवर्क है जिसपे वो काम करता है। और आपने ब्रेन को जो भी इंफॉर्मेशन दे दी ना, ब्रेन उसको लेके नई नई इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है। ब्रेन अपने आप बहुत सारे प्रिडिक्शंस करता है। ब्रेन बहुत सारा डेटा को एनालाइज करता है। मतलब आज आप देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तब एट द सेम टाइम ना आप अपने फ़ोन या लैपटॉप के जो कीज़ हैं, उसका जो पूरा कलर है, आपका आपके विजन के आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको दिख रही है, लेकिन आपका ध्यान फिर भी सिर्फ लेक्चर पे है। मतलब इतना ज़्यादा डेटा आपका ब्रेन कलेक्ट कर रहा है, लेकिन आपके ब्रेन को पता है कि किस डेटा को ज़्यादा फोकस करना है, किस डेटा को नहीं करना। इसको कहते हैं डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो ये ब्रेन अपने आप कर रहा है और बहुत ही इंटेलिजेंटली कर रहा है। यही सारी चीज़ अगर कोई कंप्यूटर करने लग जाए, उसी उसको भी हम एक न्यूरॉन नेटवर्क दे दें आर्टिफिशियली, और वही चीज़ें, वही एल्गोरिदम, वही कंप्यूटर वही चीज़ें करें, नई नई चीज़ें बनाए, प्रिडिक्शन कर पाए, डेटा एनालिसिस कर पाए बहुत ही इफेक्टिवली, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल देते हैं। सिंपल। इस टेक्नोलॉजी को अगर हमने डिफेंस में यूज़ करा तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये आर्टिकल एक्सप्लोर कर रहा है कि क्या AI को हमने हमारी कंट्री के अंदर डिफेंस के साथ एक्टिवली और अच्छे से इंटीग्रेट करा है या नहीं। देखो इंडिया का प्रोग्रेस क्या रहा है, पहली बात तो ये जितनी भी चीज़ें इस आर्टिकल में मेंशन्ड है, बाय द वे प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस और डिफेंस का जो मॉडर्नाइजेशन है, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो UPSC मेंस में हो, चाहे वो इंटरव्यू में हो। तो ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से याद रखते हुए चलना है। मतलब इनको आपको सीरीज वाइज और हेडिंग वाइज याद रखना है। प्रीलिम्स में तो इन चीज़ों को डायरेक्टली पूछ लेंगे, तो आपको वैसे फैक्चुअली भी याद रखना है। एनीवे, डिफेंस बजट जो अभी रिसेंटली आया था लास्ट ईयर, उसमें 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे डिफेंस को। ठीक है, और इसका एम ये था कि जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको हम अपग्रेड करेंगे और मॉडर्नाइज करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप था, काफ़ी अच्छा बजट है 6.2 लाख करोड़ का। ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि अच्छा खासा अलोकेशन हुआ। फिर ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था इंद्रजाल। ये नाम आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं कि ये क्या है। ये क्या है, एक ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम है। सिंपल। थर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली कमिट करा है कि वो तेलंगाना में एक $3 बिलियन का डेटा सेंटर भी बनाएगी। डेटा सेंटर से क्या होगा, बहुत सारा डेटा वहाँ पे स्टोर करा जाएगा और उस डेटा को एनालाइज भी करा जाएगा। ऑब्वियसली इसमें काफ़ी सारा डेटा डिफेंस रिलेटेड भी होगा, जिससे हमारी डिफेंस फोर्सेस को बेनिफिट मिलेगा। तो ये कुछ प्रोग्रेस हमें इंडिया की देखने को मिली है थोड़ी से टेक्नोलॉजी फील्ड में। देन गवर्नमेंट का क्या फोकस है, गवर्नमेंट में अभी जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने AI की पोटेंशियल को डिफेंस में यूज़ करने का बार बार मेंशन करा है। और उन्होंने बोला है कि जो बेसिक मिलिट्री ऑपरेशन है उसमें AI हेल्प कर सकता है। जब जहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे ह्यूमंस अवेलेबल नहीं होंगे, वहाँ पे AI ओवरटेक कर सकता है डिसीजन मेकिंग में।
दूसरी चीज़, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स भी करी जा सकती है। लिटरली आप एआई को एक बहुत बड़ा मैप दे सकते हो। एआई को आपने सैटेलाइट डेटा दे दिया, ग्राउंड रिसोर्स पे जो डेटा अवेलेबल है वो दे दिया, जो आज तक स्ट्रैटेजीज रही है वो बता दी, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस बता दी। फिर एआई को आपने इन सब पे ट्रेन करा और फिर उससे पूछा कि बताओ अब हमारे पास क्या डिसीजन होना चाहिए। एआई बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इनसाइट वाला आपको रिस्पॉन्स देगा। मतलब प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कर सकता है वो ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया ने डेफिनेटली बहुत सारे इंटरनेशनल जॉइंट एआई इनिशिएटिव्स को भी लॉन्च करा है और उसमें पार्टिसिपेट भी करा है। ठीक है, बहुत सारी पार्टनरशिप है एआई की जिसको इंडिया ने खुद ने लॉन्च करा है और उसका इंडिया पार्टिसिपेट भी करता है उनमें। सो ये गवर्नमेंट का अभी फिलहाल अप्रोच है। और इंडिया में आप, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या कोई पूछे आपसे कि अभी डिफेंस और एआई या डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए इंडिया क्या कर रहा है, तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। फाइन। अब क्या क्या चैलेंजेस अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी क्या आप न्यूज़ में सुनते हो कि हमने इतना ज़्यादा एआई यूज़ कर लिया डिफेंस के अंदर? उस न्यूज़ के चांसेस थोड़े कम है। क्यों? क्योंकि कुछ चैलेंजेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। वो क्या है? सबसे पहले, लैक ऑफ डिजिटाइज डेटा टू ट्रेन एआई। अभी मैंने आपको क्या बोला कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एल्गोरिदम है, वो जो प्रोग्राम है, उसको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देके उसको ट्रेन करेंगे पहले तो। ट्रेन करने के बाद एआई समझ जाएगा कि उसकी जॉब क्या है। जब आप उसको बताओगे नहीं, आप उसको इनपुट दोगे ही नहीं, तो वो सोचेगा किस चीज़ पे? जब आपने उसको डेटा दिया तब वो सोचने लगेगा। और उसको आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपको एक इंडियन डिप्लोमैट जैसे सोचना है। ठीक है? तो इसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। उससे आप एआई को ट्रेन करते हो, उसके बाद एआई आपको रिस्पॉन्स देता है। लेकिन हमारे पास जो डेटा है वो डिजिटाइज्ड ही नहीं है। जैसे बहुत सारे पुलिस स्टेशन है, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। वहाँ भी बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं उनका केस, उनके केसेस, उनके फिंगरप्रिंट्स, उनकी प्रोफाइल, वो आज भी बुकिश फॉर्म में, पेपर्स में रखी हुई है। वो आज के केस, आज की डेट में भी वो डिजिटल नहीं है। ऑब्वियसली जो बहुत सारे प्रोग्राम चले हैं, जैसे नेट ग्रिड एक प्रोग्राम चला था जिससे सारे पुलिस स्टेशन का जो डेटा है वो ऑनलाइन कन्वर्ट करा जाएगा, बट इसमें कुछ पुलिस स्टेशन पीछे रह गए। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? सिंपल सी बात है, जो बहुत सारा डेटा अभी भी पेपर के फॉर्म में है और एआई को वो डेटा प्रोवाइड करने के लिए उसको डिजिटाइज करना पड़ेगा। तो बहुत सारा जो हमारा डेटा है अभी डिजिटाइज नहीं है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फाइन। पहले इशू इंडिया में ये फेस करता है। दूसरी चीज़, एक्सपेंसिव रिप्लेसमेंट ऑफ लेगेसी हार्डवेयर। जो हमारे टैंक्स के अंदर, हमारे बड़ी बड़ी जो आर्टिलरी गन्स हैं, हमारे जेट्स हो गए, सबमरीन्स हो गई, इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर हम नया इंस्टॉल तो कर देंगे, लेकिन क्या इनके पास वो हार्डवेयर है जो उस सॉफ्टवेयर को डील कर पाए? आंसर इज नो। तो लेगेसी हार्डवेयर मतलब पुराना हार्डवेयर, ओल्ड हार्डवेयर, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा पहले तो इस एआई के एल्गोरिदम को वहां पे इफेक्टिव बनाने के लिए। और ये प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम। फिर इंडिया की जो नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ एआई है, और जो रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल, ये दोनों आपको नाम ध्यान रखने हैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई क्वेश्चन आता है मेंस के पर्सपेक्टिव से, कि इंडिया के पास ऑलरेडी एक नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ एआई है और रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल ये पेपर रिलीज करा था, जिसका एम ये है कि एआई को, एआई का जो गुड यूज है उसको सबके लिए बढ़ाया जाए। सिंपल। लेकिन इन दोनों स्ट्रैटेजीज में और इस पेपर में डिफेंस या मिलिट्री स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वो बहुत कम लिखी हैं। तो ये एक प्रॉब्लम। ठीक है। उसके अलावा डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काउंसिल एंड डिफेंस एआई प्रोजेक्ट एजेंसी, ये दोनों हम बना चुके हैं। ये दोनों बन चुकी है, रिसेंटली बनी थी, आई थिंक 2023 और 2022 के अराउंड ये बनी थी। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बनाई है और ये बेसिकली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और गवर्नमेंट ने ही इसको बनाया है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्टिविटी है वो अब तक पब्लिक नहीं हुआ है। हमें पता नहीं है कि उस पर काम हुआ है या नहीं, या फिर वो बस ऑन पेपर बन चुकी है। ठीक है। उसके अलावा इंडियन नेवी, इंडिया आर्मी और एयरफोर्स, दे ऑपरेट विथ सेपरेट डॉक्ट्रीन्स, सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशंस। तो इससे अगर आप पूरे डिफेंस में एआई को इंक्लूड करना चाहोगे तो तीनों विंग्स को मिलिट्री के अलग अलग अप्रोच करना पड़ेगा। उसमें और ज़्यादा टाइम, पैसा और लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन के प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है। देन अभी फिलहाल हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज पे ज़्यादा रिलायंट हैं नई डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए। जैसे डीआरडीओ कितना काम करता है। ठीक है। डीआरडीओ पे कितना ज़्यादा बर्डन है और प्रेशर है। आप उससे ये भी एक्सपेक्ट करो कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई को डिफेंस मटेरियल से कॉन्स्टेंटली लिंक करता रहे, तो ये मतलब ओवर बर्डन है। तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें आज महसूस होती है। राइट। ग्लोबल एआई क्या एडवांसमेंट्स है? देखो, जैसे इसराइल और चाइना जैसे कंट्री है, ये डेफिनेटली अपने मिलिट्री को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाते रहते हैं। चाइना के बारे में तो बहुत ही फेमस चीज़ है कि उनके सबसे ज़्यादा सोल्जर्स थे। अब उनके जो सोल्जर्स हैं ना, उनका नंबर कम हो गया है।
क्योंकि मशीन्स इतनी इंटेलिजेंट हो गई हैं कि उनको सोल्जर्स की ज़रूरत नहीं है मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए। फाइन, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। दूसरी चीज़, जब वो मशीन में इन्वेस्ट करते हैं और मशीन खुद अपना काम कर रही है, सोल्जर्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, फिजिकल सोल्जर्स की। उससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो लोगों की लाइफ खतरे में नहीं है। दूसरी चीज़, चाइना को अपने सोल्जर्स की सैलरी और पेंशन की भी जो इश्यू है, उसके कारण जो डिफेंस बजट का, इंडिया का जो डिफेंस का बजट है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन में जाता है। चाइना में अब ये प्रॉब्लम बहुत कम हो चुकी है। फाइन। डेफिनेटली ग्लोबली जो एआई के डेंजर के बारे में खतरा है वो तो है ही। कुछ लोग तो एआई को न्यूक्लियर वेपन से भी कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो एआई डिफेंस सिस्टम को पहले तैयार कर लेगा, वो बाकियों के ऊपर उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा ही। ये काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है और इंडिया को भी इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक सेशन था। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एंड ओवरऑल हैव अ गुड डे।